बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 6 सेमेस्टर की सब्जेक्ट कल्चर, हेल्थ एंड सोसाइटी पढ़ रहे हैं। कल्चर, हेल्थ एंड सोसाइटी में आप लोगों के कोर्स का यूनिट 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है, सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड ग्रुप सोशलाइजेशन। इसके फर्स्ट 3 पार्ट्स हमने पढ़ लिए हैं, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम इसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट 4 जो कि इसका लास्ट पार्ट है, इस वीडियो लेक्चर के साथ हम कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर के साथ आप लोगों का ये यूनिट 2 कवर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो लेक्चर में जब मैं आप लोगों को पार्ट 3 पढ़ा रही थी, तो उसमें हमने हेल्थी फैमिली रिलेशनशिप्स डिस्कस किए थे, क्योंकि हम वो जो मेजर एक इंस्टीट्यूशन था, फैमिली एक मेजर सोशल इंस्टीट्यूशन, वो पढ़ते हुए आ रहे थे। तो उसके कुछ हिस्से बचे थे जिसमें हमने हेल्थी रिलेशनशिप्स कायम करने के तरीके, कायम करने के जो चीज़ें कायम करने के लिए यूज़ की जा सकती हैं, वो सब कुछ डिस्कस किए थे। उसके बाद मैंने आप लोगों को एक और इंस्टीट्यूशन यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया था, उसके टाइप्स बताए थे। फिर रिलीजियन इंस्टीट्यूशन जो है वो हमने डिस्कस की थी। रिलीजियन इंस्टीट्यूशन के अंदर हमने बिलीफ सिस्टम डिस्कस किया था। बिलीफ सिस्टम के अलावा हमने उसमें सुपरस्टिशियस जो बिलीव्स होते हैं, सुपरस्टिशन जो होते हैं, वो डिस्कस की थी। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो बिलीफ सिस्टम का डिफिनीशन एक दफ़ा देख ले स्टूडेंट्स कि बिलीफ सिस्टम क्या होती है। ए बिलीफ सिस्टम इज़ एन आइडियोलॉजी आर सेट ऑफ प्रिंसिपल्स दैट हेल्प अस टू इंटरप्रेट आवर एवरीडे रियलिटी। यानी बिलीफ सिस्टम जो है वो एक नज़रिया होता है हमारा सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं, जो कि जिनके थ्रू हम अपने जो हमारी एवरीडे की रियलिटी होती है उसको हम इंटरप्रेट करते हैं। तो ये वो हमारा बिलीफ सिस्टम कहलाता है। दिस कुड बी इन द फॉर्म ऑफ रिलीजियन, पॉलिटिकल एफिलिएशन, फिलोसफी और स्पिरिचुअलिटी अमोंग मेनी अदर थिंग्स। अब बिलीफ सिस्टम हमारा रिलीजन भी हो सकता है, पॉलिटिकल कोई एफिलिएशन भी हो सकती है, फिलोसफी हो सकती है, स्पिरिचुअलिटी हो सकती है, और इसके अलावा बहुत सारे और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो उसमें टाइप्स दिए गए हैं बिलीफ सिस्टम के, जिसके अंदर एनिमिज़म है, थीज़म है और इथिकलिज्म है। देखते हैं एनिमिज़म क्या है। एनिमिज़म इज़ अ बिलीफ दैट स्पिरिट्स एक्टिवली इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ। ये एक ऐसी बिलीफ है कि जिसके अंदर जो लोग एनिमिज़म को मानते हैं वो इस तरह समझते हैं कि जो अरवाहें होती हैं, जो रूहें होती हैं, वो इंसान के ऊपर जो है एक्टिवली इन्फ्लुएंस करती हैं। आप लोगों को भी इसका अंदाज़ा होगा स्टूडेंट्स, ये चीज़ हमारी सोसाइटी में भी है। लोग कहते हैं कि अगर कोई घर में कोई नुकसान होता है, कोई माल मवेशी का नुकसान हो जाए या फिर कोई दूसरा कोई पैसों का कोई नुकसान हो जाए, तो कहते हैं कि हाँ ये हमारे कोई बाप दादा अगर उनकी वफ़ात हो चुकी है तो उनको अरवाह का बता के, उनके रूहों का बता के कहते हैं कि ये उनकी रूह खफा हो गए थे ना, वो नाराज़ थे, तो इसी वजह से ये वाक़या हुआ है। तो इस तरह उनको लगता है कि ये जो रूहें होती हैं इनका ह्यूमन लाइफ पे एक्टिव इन्फ्लुएंस होता है। तो ये एनिमिज़म कहलाती हैं। स्पिरिट्स आर नॉट वर्शिप्ड एज गॉड्स बट आर इंस्टीड सीन एज सुपर नेचुरल फोर्सेज दैट मे इशू असिस्टेंस। आप देख लें कि ये लोग जिस तरह वो डिफरेंट गॉड्स की इबादत करते हैं, जिस तरह अगर हिंदू अगर मज़हब को हम देखें तो वो लोग बहुत सारे जो है वो बुतों की पूजा करते हैं, उनकी इबादत करते हैं। तो इस तरह ये जो रूहें हैं एनिमिज़म के अंदर रूहों की इबादत नहीं करते, लेकिन उनको भी सुपर नेचुरल फोर्स समझते हैं। उनकी इबादत नहीं करते, लेकिन उनको जिस तरह ये डिफरेंट गॉड्स की इबादत करते हैं उस तरह उनकी इबादत नहीं करते, लेकिन उनको सुपर नेचुरल फोर्स समझते हैं, और कोई भी इशू जो है उनके साथ उसका असिस्टेंस जो है वो बता देते हैं। कि जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया, किसी चीज़ का नुकसान हो जाए घर में तो कहते हैं कि ये उसकी जो है अरवाह जो है वो रूह खफा हो गई, तो इस वजह से ये हुआ। अब इसके जो एग्ज़ाम्पल है, एनिमिज़म के जो एग्ज़ाम्पल है, एनिमिज़म यानी वो कंसेप्ट के जिसमें रूहों को सुपर नेचुरल फोर्स समझा जाता है, इसके 2 एग्ज़ाम्पल है, जिसमें शैमनिज़म और तुतमिज़म है। अब देखिए स्टूडेंट्स, शैमनिज़म क्या होती है। ये शैमनिज़म लफ्ज़ जो है वो शमन से निकला हुआ है। शमन अगर इसको हम प्रोनाउंस करें, शमन कहते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों ने ये अर्तुगरुल सीरीज़ अगर आप लोगों ने देखे होंगे, तो अर्तुगरुल गाज़ी का जो सीरीज़ जो कि एक तुर्किश ड्रामा है, जिसकी उर्दू जो है वो ट्रांसलेशन हुई है और बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो आप लोगों में से भी अगर किसी ने वो ड्रामा देखा है तो उसमें क्या होता है, उसमें जो मंगोल होते हैं
जो मंगोल होते हैं वो अर्तुगरुल गाज़ी के दुश्मन और फिर उस्मान गाज़ी के दुश्मन उसके सीज़न 2 में, तो उनके साथ एक उनका जो लीडर होता है उस लीडर के साथ एक अजीब व गरीब किस्म का बंदा होता है। उसने ऐसे जो है वो डिफरेंट किस्म के कपड़े पहने होते हैं, उसके सर पे भी एक ऐसी टोपी होती है जिसके सींग निकले होते हैं, और वो जो है ढोल बजाता है। और उस ढोल बजाने का कंसेप्ट उनका ये है कि वो जब ढोल बजाते हैं तो वो बंदा जो है वो रूहों से बात कर रहा होता है, उसके जो उनके एंसेस्टर के रूह होते हैं, उनके जो आबा व अजदाद के रूह होते हैं उनसे। तो ये जो शैमनिज़्म है ये मंगोल जो मज़हब है उनमें ये बहुत पहले से मंगोलों में चलती आ रही थी, 13 सेंचुरी से। जो चंगेज़ ख़ान का ज़माना था तो चंगेज़ ख़ान के ज़माने से ये चलती आ रही थी। जो भी लीडर होता था तो वो अपने साथ एक शमन रख लेता था। वो जो अजीब व गरीब किस्म के बंदे का मैं बता रही हूँ कि जो इस तरह की टोपी पहन के डोल वो बजाते हैं, तो वो शमन, उसका नाम शमन होता था उन लोगों का। और ये समझा जाता था कि जो आबा व अजदाद के रूह है तो ये शमन इस एबल है कि उनसे बात करता है और फिर हमें बताता है। तो जो भी लीडर होता उसके साथ एक शमन ज़रूर होता। वो अर्तुगरुल सीरीज़ का अगर आपने वो देखा है सीज़न 1, तो सीज़न 1 और सीज़न 2 में नोयान हुआ करता था, जो कि एक बहुत ही मशहूर मंगोल था नोयान के नाम से। तो नोयान के साथ एक शमन था, उसका नाम एलुबिलजी था। एलुबिलजी जो वो बहुत ज़्यादा मशहूर भी था। फिर उसको इन लोगों ने, अर्तुगरुल गाज़ी के किसी एक फ्रेंड ने उसको उसके सर पे कुल्हाड़ी मार के जो है उसको ख़त्म कर दिया था। तो वो एलुबिलजी उसका नाम था, वो शमन था। फिर बाद में जब उसका सीज़न 4 चल रहा था तो सीज़न 4 में जब उस्मान गाज़ी का दौर चल रहा था तो उसमें एक और बहुत बड़ा मंगोल लीडर आया था जिसका नाम नईमान था। और ये नईमान के साथ जो बंदा था इस किस्म का शमन था, उसका नाम भी शमन ही था, कोई और नेम नहीं था, उसका नाम शमन ही था। वो शमन नाम से उसको बुलाता था और वो भी इसी तरह जो है डिफरेंट ढोल बजाया करता था और वो चीज़ों को आग जला के और फिर उसमें देख के और फिर वो धुआं सूंघ के वो इस तरह फ़ील होता था कि मतलब वो रूहों से वो जो है वो बातें कर रहा है। तो ये जो कंसेप्ट है ये शैमनिज़्म कहलाती हैं। देखिए लिखा है, शैमनिज़्म इज़ अ ट्रेडिशन ऑफ पार्ट टाइम रिलीजियस स्पेशलिस्ट हु एस्टेब्लिश एंड मेंटेन personalistic relations with specific spirit being through the use of controlled and culturally script altered state of consciousness। यानी ये एक डिफरेंट रिलीजियस का एक पार्ट टाइम ये भी एक उनका ट्रेडिशन है कि जिसमें वो ये समझते हैं कि उनका कोई पर्सनल रिलेशन है और जो अरवाहें हैं, जो रूहें हैं उनके साथ, ख़ास करके उनके जो एंसेस्टर्स, उनके जो आबा व अजदाद के अरवाहें हैं उनके साथ। और फिर वो क्या करते थे, यूज़ ऑफ कंट्रोल्ड एंड कल्चरली स्क्रिप्ट अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। वो एक अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को वो यूज़ करते थे। यानी वो इस तरह किया करते थे कि वो जो ड्रम की मैं बात कर रही हूँ, ढोल की मैं बात कर रही हूँ, वो ढोल जो वो बजाते थे तो वो इस तरह समझते थे कि ये शमन जो है ये जब ढोल बजाता है तो ये अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में चला जाता है। यानी ये एक कॉन्शियसनेस की हालत से ये ट्रेवल करके जो है वो बेहोशी की हालत में चला जाता है और उस बेहोशी के हालत के अंदर ये रूहों से बात करता है। यानी वो इस तरह सोचते थे कि फ़िज़िकल वर्ल्ड से ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ इसका जो है सफ़र शुरू हो गया है। जैसे ही वो ढोल बजाना स्टार्ट कर देते थे, ड्रम को बजाना स्टार्ट कर देते थे, तो वो इस तरह बेहोश लाइक हो जाते थे, अनकॉन्शियस लाइक हो जाते थे। और डिफरेंट वो साथ में धुएं वगैरह भी सूंघा करते हैं तो शायद वो उससे बेहोश भी होते हो और फिर समझते हैं कि उस हालत में ये रूहों से बातें करते हैं। तो ये शैमनिज़्म कहलाती हैं। और टोटमिज़म क्या है? द वर्ड टोटमिज़म इज़ अ वर्ड डिराइव फ्राम टोटम यूज्ड बाय नॉर्थ अमेरिकन इंडियन ट्राइब्स। A totem was originally an animal or plant considered to have a particular symbolic significance for a group. It is sacred object regarded with veneration and surrounded by various ritual activities। यानी ये टोटमिज़म जो है ये टोटम से निकला हुआ है और ये एक ऐसी बिलीफ सिस्टम है कि जिसके अंदर लोग जो है वो ये समझते हैं कि इंसान का उनके जो डिफरेंट स्पिरिट्स है किनशिप में, उनके रिश्तेदारों के स्पिरिट्स जो है उनके साथ उनका एक ख़ास किस्म का रिलेशनशिप होता है।
और फिर समझते हैं कि ये रिलेशनशिप मेंटेन रखने के लिए उनके पास उनके आबा व अजदाद का कोई प्लांट होता है या कोई एनिमल होता है, इस तरह की चीज़। और वो उस चीज़ को, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, उसको टोटम का नाम देते थे और फिर वो उनके साथ इस तरह इंटरेक्ट करते थे कि बहुत ही ज़्यादा इसके साथ इंटरेक्शन करते थे, उनकी हिफाजत करते हैं, उनका ख़्याल रखते हैं और ये समझते हैं कि उनके ख़्याल रखने से उनको जो है वो बड़ा फ़ायदा होता है, उनके गुड लक बनती हैं, इस तरह वो समझते हैं। तो देख ले यहाँ पे लिखा है कि या तो वो कोई जो है एनिमल या तो प्लांट होती है जिसको ये कंसीडर करते हैं कि ये उनके लिए एक ख़ास कोई पार्टिकुलर सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस रखती हो, वो इट इज़ अ सेक्रेट ऑब्जेक्ट, वो उसे क्या करते थे, मुक़द्दस ऑब्जेक्ट वो तस्वुर करते हैं। और फिर सोचते हैं कि फिर क्या करते हैं, वेनरेशन मीन्स कि उसके सामने ताज़ीम करते हैं और फिर डिफरेंट जो है रिचुअल एक्टिविटीज़, डिफरेंट रसूमात उसके सामने वो करते हैं, पेश करते हैं और उनका इस तरह ख्याल रखते हैं। तो ये टोटमिज़म कहलाती हैं। और यहाँ पे भी क्योंकि ये एनिमिज़म की टाइप है, तो मीन्स के यहाँ पे भी उनका यही सोच होता है कि ये जो उनके पास प्लांट या एनिमल है, ये उनके ताल्लुकात को, उनके जो किनशिप के जो स्पिरिट्स है, जो रूहें हैं, उनके साथ मजबूत करती हैं। उनका ये ख्याल हुआ करता है। अभी भी ये टोटमिज़म जो है ये डिफरेंट कंट्रीज़ में की जाती हैं फॉलो। अच्छा स्टूडेंट्स, अब थीज़म है। थीज़म क्या है? उन बिलीव्स को कहते हैं कि जिसमें गॉड्स के ऊपर बिलीव की जाती हैं। कुछ मज़हब ऐसे हैं जो कि एक गॉड को मानते हैं और कुछ मज़हब ऐसे भी है जो कि एक से ज़्यादा गॉड्स को मानते हैं। तो उनमें लिखा है ए बिलीव इन गॉड आर गॉड्स, यानी कुछ मज़हब ऐसे हैं जो कि एक खुदा मानते हैं, किसी एक खुदा को सुपर नेचर तस्वुर करके उसकी इबादत करते हैं, और कुछ ऐसे भी है जो कि डिफरेंट जो है एक से ज़्यादा वो गॉड्स को मानते हैं। मोनोथिज़म को देख ले। मोनोथिज़म एक ऐसी बिलीव है कि जिसमें क्रिएटर और मॉरल अथॉरिटी जो है वो किसी एक गॉड के पास वो समझते हैं, जैसा कि जुडाइज़म है, क्रिश्चियनिटी है और इस्लाम है। कि मतलब अब इस्लाम को देख ले कि हम एक ही खुदा को मानते हैं, एक ही हमारा अल्लाह जो है वो पूरे कायनात का वो खालिक है, मालिक है, हम सिर्फ उसी की इबादत करते हैं। और दूसरी इसी तरह क्रिश्चियनिटी जो है उसमें भी एक गॉड का कंसेप्ट है और जुडाइज़म में भी। इसके अलावा पॉलीथिज़म को देख ले। पॉलीथिज़म में एक से ज़्यादा गॉड्स पे बिलीव की जाती हैं, ऑफ गॉड्स पे, जैसा कि यूजुअली सेंटर्स ऑन वन पावरफुल गॉड विद लेज़र गॉड्स। अब देखिए उनमें अक्सर ये होता है कि उनका एक जो खुदा होता है उसको वो सबसे बड़ा तस्वुर करते हैं और बाकी के जो छोटे छोटे होते हैं उनको भी वो मानते हैं, उनकी भी वो इबादत करते हैं, जैसे कि हिंदुइज़म है, ग्रीको रोमन का बिलीव है गॉड्स। Ethicalism is based on the idea that moral principles have a sacred quality। आप देखिए इथिकलिज्म यहाँ पे कोई गॉड वगैरह पे बिलीव नहीं होता इनका बिलीव ये होता है कि जो मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं, जो अच्छे अखलाक होते हैं, वही मुक़द्दस क्वालिटीज़ होते हैं। ए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स सच एज ट्रूथ, ऑनर एंड टॉलरेंस सर्व एज गाइड टू लिविंग। और इनका ये यकीन होता है कि कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जैसे कि ट्रुथ बोलना, जैसे कि ऑनर करना, ऑनेस्टी शो करना, जैसा कि टॉलरेंस जो है उसकी एबिलिटी किसी में होना, तो ये सब कुछ हमें जीना सिखाती है, इनका ये बिलीव होता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में बुद्धिज़्म है, कन्फ्यूशियनिज़म है और शिंटो है। बुद्धिज़्म, कन्फ्यूशियनिज़म और शिंटो जो है इनका ये बिलीव होता है, ये ऐसे लोग होते हैं इनके फॉलोअर्स कि उनका ये यकीन होता है कि मोरल प्रिंसिपल्स ही मुक़द्दस चीज़ें होती हैं और यही हमें ज़िंदगी सिखाती हैं। कन्फ्यूशियनिज़म क्या है? एन एंशियंट चाइनीज़ बिलीव सिस्टम विच फोकसेस ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल एथिक्स एंड मोरालिटी। कन्फ्यूशियनिज़म एक एंशियंट, एक पुराने ज़माने से चलती हुई आती है, चाइनीज़ बिलीव चलती हुई आ रही है, चाइनीज़ बिलीव सिस्टम है कि जिसमें फ़ोकस इनका ये होता है कि इथिक्स और मोरालिटी, बस पर्सनल इथिक्स को ठीक करना है, अपने मोरालिटी को ठीक करना है, इन पे इनका सारा फोकस होता है। तो ये कन्फ्यूशियनिज़म कहलाती है। शिंटो क्या है? शिंटो वाले क्या करते हैं? शिंटो रिवॉल्व्स अराउंड सुपर नेचुरल इंटिटीज़ कॉल्ड तेकामी। ये जो शिंटो है ये मोरालिटी को भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत देते हैं। इसके अलावा इनके जो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं, ऑनेस्टी और ये सब कुछ इन पे भी। और इसके अलावा इनका एक ये काम होता है कि ये सुपर नेचुरल इंटिटी कामी को समझते हैं। कामी
आप पिक्चर देख ले गूगल पे कामी का, आप लोग समझ जाएंगे। ये भी जैसे कि हिंदुज़म में बुत होते हैं, उनके पिक्चर्स होते हैं, ऐसे ही पिक्चर्स ये लोग भी वो करते हैं। उनको ख़ास किस्म की अलमारी बनाते हैं अपने घर के अंदर, वहाँ पे रखते हैं। या फिर इनके भी कुछ ऐसे सेंटर्स होते हैं जहाँ पे वो कामी के पिक्चर्स वगैरह लगे होते हैं, वहाँ जाके ये वर्शिप्स करते हैं अपना। द कामी आर बिलीव टू इनहेबिट ऑल थिंग्स। इनका ये मानना है कि कामी जो है वही सारी चीज़ों को जो है चलाता हुआ आ रहा है, इंक्लूडिंग फोर्सेस ऑफ नेचर एंड प्रोमिनेंट लैंड एस्केप लोकेशन। इनका ये मानना है कि जो ये नेचर चलती हुई आ रही हैं और ये जो जितने भी पेश मंज़र हो रहे हैं दुनिया में, तो ये सब कुछ कामी चला रहे हैं। कामी आर वर्शिप्ड एट कामिदाना हाउस होल्ड श्राइन्स, स्पिरिट शेल्फ, फैमिली श्राइन्स एंड जिंजा पब्लिक श्राइन्स। ये जो कामी की वर्शिप ये कहाँ पे किया करते हैं? कामिदाना होता है इनका ख़ास खाना, एक सेंटर जो कि या तो किसी सोसाइटी में होता है, बड़ा सा सेंटर कामिदाना के नाम से, या फिर ये घर के अंदर ही कोई श्राइन्स बना लेते हैं। श्राइन्स कहते हैं मज़ारात को, लेकिन यहाँ पे हम मज़ारात नहीं कहेंगे, यानी यहाँ पे हम प्लेस ऑफ वर्शिप कह सकते हैं। तो ये इस तरह श्राइन्स अपने घर के अंदर बनाते हैं और उन्हें स्पिरिट शेल्फ का नाम देते हैं। उसमें एक छोटी सी एक शेल्फ होती है, अलमारी होती है, जिसमें वो कामी रखे हुए होते हैं। फैमिली श्राइन्स इनके होते हैं, कुछ फैमिली मिलके एक ख़ास सेंटर बना देते हैं, वहाँ जाके फिर वो ये वर्शिप करते हैं। पब्लिक श्राइन्स इनके होते हैं जिंजा पब्लिक श्राइन्स के नेम से, तो वहाँ पे जाके ये अपना वर्शिप करते हैं। शिंटू इज़ एन ऑप्टिमिस्टिक फेथ। ये एक ऑप्टिमिस्टिक फेथ होता है, बहुत ज़्यादा उम्मीद परस्ताना निज़ाम इनका होता है। ये समझते हैं कि ह्यूमन्स आर थॉट टू बी फंडामेंटली गुड एंड इविल इज़ बिलीव टू कास्ट बाय इविल स्पिरिट। इनका ये समझना है, इनका बिलीव ये है कि इंसान जो है वो बुनियादी तौर पे बिल्कुल अच्छा होता है, उसमें कोई भी बुराई नहीं होती, लेकिन जो इविल स्पिरिट्स होते हैं तो वो बुराई फैलाते हैं, जो बदरूहें होते हैं वो बुराई फैलाते हैं। कंसीक्वेंटली द पर्पस ऑफ मोस्ट शिंटू रिचुअल इज़ टू कीप अवे इविल स्पिरिट बाय प्योरिफिकेशन, प्रेयर्स एंड ऑफरिंग टू कामी। और इनका सबसे ज़्यादा मकसद ये होता है शिंटू लोगों का, जो लोग शिंटू वो फॉलोअर्स हैं, तो इनके रस्म ही यही होते हैं कि ये जो इविल स्पिरिट्स हैं उनको निकालने के लिए ख़ुद को प्योरीफाई करते हैं, प्रेयर्स करते हैं और कामी से जो है वो मदद मांगते हैं कि हम प्योरीफाई हो जाए और ये बदरूहें जो है वो निकल जाए। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पॉलिटिक्स है ये भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। गवर्नमेंट कह ले या फिर पॉलिटिक्स कह ले, ये भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। तो गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को हम डिस्कस करते हैं। लिखा है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑथराइज्ड टू फॉर्मुलेट पब्लिक पॉलिसीज़ एंड कंडक्ट अफेयर्स ऑफ स्टेट। क्यों बनती है पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन? इसीलिए बनती हैं क्योंकि उनके पास अथॉरिटी होता है। वो एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनके पास ये अथॉरिटी होता है कि वो पब्लिक पॉलिसीज़ बनाए और वो जितने भी अफेयर है स्टेट के अंदर, जो स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ स्टेट है, उनको चलाए। रेगुलेट्स बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट एंड मैक्सिमाइज कॉर्पोरेशन। उनका ये काम होता है कि वो लोगों के बिहेवियर जो है उनको जिन बिहेवियर की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होती है, तनाज़ा पैदा होता है, उनको कम करे और एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करे। गवर्नमेंट एग्जिस्ट टू प्रोवाइड द जनरल वेलफेयर ऑफ ऑल। गवर्नमेंट किस लिए बने होते हैं? गवर्नमेंट इसलिए बने होते हैं ताकि वो सबके बहबूद के लिए काम कर सकें। गवर्नमेंट के कुछ टाइप्स हैं, कुछ निज़ाम हैं, जैसा कि डेमोक्रेटिक निज़ाम है, ऑटोक्रेटिक निज़ाम है, डिक्टेटरशिप है। तो डेमोक्रेसी क्या होती है? जमहूरियत जिसे हम कहते हैं। डेमो मीन्स पीपल और पॉपुलेशन एंड क्रेसी मीन्स गवर्नमेंट, यानी पॉपुलेशन का गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी जमहूरियत जिसमें लोगों की बातें जो है वो चलती हो, लोगों का कहना जो है वो माना जाता हो। सो इन सिंपल वर्ड डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ पीपल एंड बाय द पीपल, यानी सिंपल वर्ड्स में लोगों की हुकूमत, यानी वो हुकूमत जिस पे जो है वो लोगों का चलता हो, पब्लिक का चलता हो, पॉपुलेशन का चलता हो, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाती हैं। हमारे पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी का निज़ाम है, लेकिन सिर्फ बाय नेम डेमोक्रेसी का निज़ाम है। जो कुछ होता है, जो कुछ काम होते हैं, वो सारे गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो अपनी बहबूद के लिए, अपनी बहबूद को सामने रखते हुए सारा काम करते हैं, लोगों की कोई भी नहीं सुनते। तो हमारे मुल्क में जो डेमोक्रेसी है वो सिर्फ नाम की डेमोक्रेसी है।
इट कैन बी आल्सो डिफाइन एज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट गिव्स पावर टू द पीपल एज ए होल, यानी ये ऐसी सिस्टम कि जिसमें लोगों को एज ए होल लेके उनको पावर दिया जाता है। या फिर इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, ए पॉलिटिकल सिस्टम इन विच द सुप्रीम पावर लाइज इन द बॉडी ऑफ सिटीजन हु कैन इलेक्ट पीपल टू रिप्रेजेंट देम, यानी एक ऐसी पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें सुप्रीम पावर लोगों के पास होता है, वो अपने लिए वोट दे के लोग जो है वो जो रिप्रेजेंटेटर होते हैं उनको सामने ले आते हैं। ये एक डेमोक्रेटिक निज़ाम होता है। मोनोआर्की कौन सी सिस्टम होती है? एज द नेम इंडिकेट दैट मोनो मीन्स सिंगल एंड आर्की मीन्स अथॉरिटी आर टू रूल ओवर आर वन रूलर, दस द टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट इज़ इन द हैंड ऑफ ए सिंगल पर्सन आर फैमिली। यानी मोनोआर्की का मतलब ये है कि मोनो मीन्स वन और आर्की मीन्स अथॉरिटी। अथॉरिटी किसी एक फैमिली या किसी एक पर्सन के पास होता है। गवर्नमेंट सारा कुछ निज़ाम वो संभालता है। जैसे कि हम देखते हैं कि दुबई का प्रिंस जो है वो आता है और उसके बच्चियाँ जो है वो प्रिंसेस कहलाती है, उसके बच्चे फिर प्रिंस होते हैं उसकी जगह। तो ये वहाँ पे यही निज़ाम होता है। जैसे कि कुवैत है, सऊदी अरबिया है, बहरीन है, यहाँ पे मोनोआर्की का निज़ाम चलता है। It may also be defined as such a political system in which single family rules from generation to generation, कि एक ही फैमिली जो है वो जनरेशन टू जनरेशन वही रूलर होती है, वही हुक्मरान होती है। तो इस किस्म का निज़ाम बड़ा अच्छा निज़ाम है और कुवैत के अंदर, सऊदी अरबिया के और बहरीन के अंदर ये चलती हैं। This monarchy is called ऑटोक्रेटिक सिस्टम एज वेल इफ़ द कंट्री इज़ रूल्ड बाय ए सिंगल पर्सन। अगर एक ही बंदा पूरे कंट्री को चला रहा है, पूरे कंट्री को एक ही बंदा जो है वो रूल आउट कर रहा है, तो फिर ये ऑटोक्रेटिक सिस्टम कहलाएगी। डिक्टेटरशिप क्या होती है? द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट where the authority is practiced by a single person using power often by the majority is called as dictatorship। अब देखिए कि स्टूडेंट्स के डिक्टेटरशिप तो आप लोगों को पता है। डिक्टेटरशिप उस निज़ाम को कहते हैं कि जिसमें जब मिलिट्री फ़ौज जब संभाल लेती हैं, मार्शल जब लग जाता है, तो उस टाइम का जो निज़ाम होता है वो डिक्टेटरशिप कहलाता है। द लीडर हैज़ नॉट बीन इलेक्टेड एंड मे यूज़ फोर्स टू कीप कंट्रोल। वो इलेक्टेड नहीं होता, वो ताकत के बलबूते पे आके जो है कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। इन मिलिट्री डिक्टेटरशिप द आर्मी इज़ इन कंट्रोल। फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट ऑफ अयूब खान, ज़ियाउल हक एंड परवेज़ मुशर्रफ इन पाकिस्तान के अंदर अयूब खान का, ज़ियाउल हक का और परवेज़ मुशर्रफ का जो निज़ाम था, उन्होंने मार्शल लॉ लगाया हुआ था जिसमें कंट्रोल इनकी तरफ से थी, यानी आर्मी की तरफ से ये जो है कंट्रोल कर रहे थे पूरे मुल्क पे। तो ये कहलाती है डिक्टेटरशिप। अच्छा स्टूडेंट्स, अब बात आ गई इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की। इकोनॉमी भी एक इंस्टीट्यूशन होती है हमारे मुआशरे की, हमारे सोसाइटी की। तो लिखा है, इट इज़ डिफाइंड एज द मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी थ्रू द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमी को हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि सोसाइटी के अंदर प्रोडक्शन को मेंटेन रखना, डिस्ट्रीब्यूशन करना और चीज़ों को, सर्विसेज को कंज्यूम करना, उनको इस्तेमाल करना, इस सब की जो प्रोसेस होती है, इस सब का जो निज़ाम होता है वो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन कहलाता है। फंक्शन क्या है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन का? तो ज़ाहिरी सी बात है कि सर्विसेज पे और जो सामान वगैरह जो गुड्स होते हैं उन सब पे कंट्रोल और उसकी रेगुलेशन करती हैं इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। लेबर की डिवीज़न करती है, लोगों में लेबर तकसीम करती हैं और इकोनॉमिक प्रोडक्शन को, किसी भी सोसाइटी की इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन उस सोसाइटी की इकोनॉमिक प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करती है। अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट ऑब्जेक्टिव आप लोगों के इस यूनिट का ग्रुप्स पे हैं। ग्रुप्स क्या होती है? Groups can be defined as two or more humans who interact with one another, share similar characteristics and collectively have a sense of unity। यानी ग्रुप को इस तरह डिफ़ाइन किया गया है कि दो या दो से ज़्यादा लोगों की आपस में इंटरेक्शन, वो जब आपस में करेक्टरिस्टिक्स को शेयर करते हैं, कोलेक्टिवली वो कोई काम करते हैं, एक सेंस ऑफ यूनिटी देते हैं, तो उस टाइम हम उनको ग्रुप का नाम देते हैं। जैसे क्रिकेट टीम वाले जो हो गए, किसी एक पाकिस्तान के क्रिकेट टीम, वो एक ग्रुप है। जैसा कि आप लोग जो है BSN के स्टूडेंट्स, आप लोगों का ये ग्रुप है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ BSN। इसी तरह बहुत सारे ग्रुप्स, क्लास मेंबर, आपके जो क्लास फेलोज़ हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो वो आप लोगों का ग्रुप है। इसी तरह फ्रेंड ग्रुप्स हैं आप लोगों के। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप्स आर स्मॉल ग्रुप्स
विद इंटीमेट किनशिप बेस्ड रिलेशनशिप, फॉर एग्जांपल फैमिलीज। प्राइमरी ग्रुप आप लोगों के जो किनशिप बेस्ड रिलेशनशिप होते हैं या फिर एंसेस्टर बेस्ड कह ले, आप लोगों के आबा व अजदाद, आप लोगों की फैमिली चलती आ रही है, तो ये आपका प्राइमरी ग्रुप कहलाता है। सेकेंडरी ग्रुप इन कंट्रास्ट टू प्राइमरी ग्रुप आर लार्ज ग्रुप इन्वॉल्विंग फॉर्मल एंड इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप। अब प्राइमरी ग्रुप क्या है? प्राइमरी ग्रुप एक ऐसी ग्रुप है या तो किनशिप बेस पे बनी है, आप लोगों के खून के रिश्तों से बनी है, या फिर इंटीमेट रिलेशनशिप मैरिज वगैरह से बनी है, तो वो प्राइमरी ग्रुप कहलाती है। फिर जब हम सेकेंडरी ग्रुप की बात करते हैं तो प्राइमरी ग्रुप के बरअक्स सेकेंडरी ग्रुप जो है वो एक लार्ज ग्रुप होती हैं, जिसमें आप लोगों के फॉर्मल रिलेशनशिप्स आ जाते हैं, जैसा कि आप लोगों के इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप है। फॉर एग्जांपल आप लोग अभी यूनिवर्सिटी जाते हो तो यूनिवर्सिटी में आप लोगों के जो क्लास का ग्रुप है वो फिर सेकेंडरी ग्रुप कहलाएगा। या फिर आप बिज़नेस करते हो, बिज़नेस में जाते हो, ऑफिस जाते हो, वहाँ जो आप लोगों का ग्रुप है वो फिर सेकेंडरी ग्रुप कहलाएगी। इन ग्रुप और आउट ग्रुप। In group, a group are category to which people feel they belong. Out group, a group are category to which people feel they do not belong. अब देख ले स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन ग्रुप और आउट ग्रुप की बात आ गई, तो इन ग्रुप एक ऐसी सोशल ग्रुप को कहते हैं कि जिसमें बंदा खुद को उस ग्रुप का मेंबर, उस ग्रुप के साथ खुद का ताल्लुक जो है वो आइडेंटिफाई कर पाता है डिफरेंट फैक्टर्स के बेसिस पे, जैसे कि नेशनलिटी के बेस पे, रिलीजियन के बेस पे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हम मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर हैं, हम मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, तो मुस्लिम कम्युनिटी हमारा इन ग्रुप है। या फिर हम कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, तो पाकिस्तान की अगर हम बाहर किसी मुल्क में जाके हम कहें कि हम पाकिस्तानी हैं, तो हमारा जो पाकिस्तानी होना है ये हमारा इन ग्रुप है। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो हमारे इन ग्रुप है। या फिर जो मुसलमान है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने से हो, तो वो भी हमारे इन ग्रुप है रिलीजियन के बेसिस पे। और आउट ग्रुप जो है, आउट ग्रुप एक ऐसी सोशल ग्रुप है कि जिसमें आप बंदा खुद को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता उस ग्रुप के साथ। यानी आपके नॉन रिलीजियस नाइबर हो गए, आप किसी और मुल्क में गए हो, वहाँ आपके नाइबर्स रहते हैं जो कि ना तो आपके मुल्क के हैं ना तो आपके रिलीजन से उनका ताल्लुक़ है, तो वो फिर आपके आउट ग्रुप, आप लोगों के आउट ग्रुप वो कहलाएंगे। या फिर अगर हम स्पोर्ट टीम की बात कर ले, तो स्पोर्ट टीम में जो अभी देखिए इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, तो जो पाकिस्तान की जो ग्रुप है, पाकिस्तान का जो टीम है, तो पाकिस्तान का कोई एक खिलाड़ी बाबर आजम को देख ले, बाबर आजम अगर बात करे अभी, तो वो कहेगा कि मैं पाकिस्तान की टीम का मेंबर हूँ, ख़ुद को वो आइडेंटिफाई करेगा कि पाकिस्तान की टीम का मैं मेंबर हूँ, लेकिन वो ये आइडेंटिफाई नहीं करेगा कि मैं इंडिया की टीम का मेंबर हूँ। तो ये जो पाकिस्तान का टीम है ये उसके लिए इन ग्रुप है बाबर आजम के लिए, और इंडिया का टीम जो है वो उसके लिए उस टाइम आउट ग्रुप है, क्योंकि वो उसका हिस्सा नहीं है। रेफरेंस ग्रुप, ए रेफरेंस ग्रुप इज़ ए ग्रुप टू विच एन इंडिविजुअल और अदर ग्रुप इज़ कंपेयर्ड। रेफरेंस ग्रुप को आप एक स्टैंडर्ड ग्रुप भी कह सकते हैं, जिसमें लोग खुद को उस ग्रुप के साथ कंपेयर करते हैं, अपने ग्रुप को उसके साथ कंपेयर करते हैं। देखिए लिखा है, सोशियोलॉजिस्ट कॉल एनी ग्रुप दैट इंडिविजुअल यूज एज ए स्टैंडर्ड फॉर इवैल्यूएटिंग देमसेल्फ एंड देयर ओन बिहेवियर एज ए रेफरेंस ग्रुप। अब रेफरेंस ग्रुप एक ऐसी स्टैंडर्ड ग्रुप होती हैं कि जिसके सारे काम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, तो दूसरे जो ग्रुप होते हैं वो ख़ुद को उसके साथ कंपेयर करते हैं, ख़ुद को इवैल्यूएट उस ग्रुप के साथ कंपेयर करके करते हैं कि मेरी सलाहियत जो है इस तरह उस ग्रुप की जो कि रेफरेंस ग्रुप है, स्टैंडर्ड ग्रुप है, उसकी तरह बनती जा रही है, उसकी तरह मैंने भी ये काम किया, वो काम किया, तो ये जो है ये रेफरेंस ग्रुप कहलाती हैं। स्टेटस ग्रुप, a term used by Max Weber to refer to people who have the same prestige or lifestyle independent of their class position। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बात आ गई मैक्स वेबर की। मैक्स वेबर मैक्सिमिलियन कैरल एमएल वेबर इनका नाम था, एक जर्मन ये सोशियोलॉजिस्ट थे, हिस्टोरियन भी थे, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट भी थे, और इनको मॉडर्न सोशियोलॉजी का फादर भी माना जाता है, मैक्स वेबर के नेम से मशहूर है। तो इन्होंने फ़र्स्ट टाइम स्टेटस ग्रुप जो है वो सोशियोलॉजी के अंदर यूज़ की थी। और स्टेटस ग्रुप जो है वो एक ऐसे ग्रुप को कहा जाता है कि जिसमें हम ऑनर और प्रेस्टीज के बेस पे देखते हैं लोगों को, उनके इकोनॉमिक स्टेटस को नहीं देखते, उनके पावर को नहीं देखते, उनके लोगों के जो नस्ल होते हैं, रेस होते हैं, एथनिसिटी होती है, उनको हम देखते हैं। इथनिक ग्रुप और जो रेशियल ग्रुप होते हैं वो स्टेटस ग्रुप के अंदर आते हैं। इसमें हम पावर को और पैसे को, इकोनॉमी को नहीं देखते। Pressure group is a group in which individuals are similar in political and economical interests try to influence the policy of government।
प्रेशर ग्रुप वो ग्रुप होती हैं स्टूडेंट्स के जिसमें लोग जो है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल या फिर एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपस में मिले होते हैं और वो कोई इन्फ्लुएंस जो है वो करना चाहते हैं। जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं, जो गवर्नमेंट होती है, उस पर इन्फ्लुएंस डाल के अपने फेवर में उनको मनाना चाहते हैं, अपनी बात जो है वो उनसे मनवाना चाहते हैं। तो ऐसे ग्रुप को हम प्रेशर ग्रुप कहते हैं। अभी देख ले पाकिस्तान के अंदर प्रेशर ग्रुप जो है वो ये जितने भी सियासी पार्टीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हुकूमत जो है वो इनकी चल रही थी, जो शहबाज शरीफ है उनकी हुकूमत चल रही थी। तो उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके अलावा दूसरे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो अब प्रेशर ग्रुप कहलाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी तहरीक इंसाफ वाले जो लोग हैं तो वो प्रेशर ग्रुप कहलाएंगे नवाज़ शरीफ के पार्टी के लिए, उसके गवर्नमेंट के लिए, सॉरी। तो इसीलिए क्यों प्रेशर ग्रुप कहलाएंगे, क्योंकि ये लोग अपने जो काम चाहते हैं उसके लिए इन्फ्लुएंस लोगों को अपने साथ मिला के उस गवर्नमेंट पे इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, उनसे अपनी बात जो है वो मनवाना चाहते हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए उनसे जो है वो उन पे प्रेशर डालते हैं। तो ये जितने भी एक पार्टी के हाथ में अगर गवर्नमेंट आ जाए तो बाकी के जितने भी पार्टीज़ है उस गवर्नमेंट के लिए वो प्रेशर ग्रुप कहलाएंगी। और आगे जाके हम यहाँ पे इसी यूनिट में हम इंटरेस्ट ग्रुप भी पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। इंटरेस्ट ग्रुप फिर इसी प्रेशर ग्रुप के अंदर आती है। कभी कभार प्रेशर ग्रुप के लिए भी इंटरेस्ट ग्रुप का लफ्ज़ यूज़ होता है या फिर लॉबी ग्रुप का लफ्ज़ यूज़ होता है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, इंटरचेंजेबल वर्ड्स है तो ये यूज़ होते हैं। इसी तरह अगर हेल्थ में देख ले स्टूडेंट्स, प्रेशर ग्रुप का एग्जांपल मैं आप लोगों को हेल्थ में दे देती हूँ। हेल्थ के अंदर देख ले तो ये जो यंग नर्सिंग एसोसिएशन YNA वाले हैं और यंग डॉक्टर एसोसिएशन YDA वाले हैं, तो ये प्रेशर ग्रुप है हेल्थ मिनिस्टर के लिए। हेल्थ के अंदर ये प्रेशर ग्रुप कहलाती है। YNA वाले और YDA वाले ये हेल्थ मिनिस्टर पर प्रेशर डालते हैं अपनी फेवर में। अपना कोई काम अगर वो करवाना चाहते हो तो प्रोटेस्ट के थ्रू वो अपना बात जो है मनवा लेते हैं हेल्थ मिनिस्टर से। तो ये प्रेशर ग्रुप कहलाती हैं। एथनिक ग्रुप की बात आ गई। एथनिक ग्रुप का देख ले स्टूडेंट्स, ए ग्रुप दैट इज़ सेट अपार्ट फ्राम अदर्स बिकॉज ऑफ इट्स नेशनल ओरिजिन आर डिस्टिंक्टिव कल्चर पैटर्न। एथनिक ग्रुप हम उस ग्रुप को कहते हैं कि जिसमें उस लोगों के जो कल्चर है उनको देखते हुए, लोगों की जो नेशनल ओरिजिन है उनको देखते हुए वो जब एक आपस में मिल जाते हैं, एक ही नेशनल ओरिजिन के, एक ही कल्चर पैटर्न के लोग, तो वो एथनिक ग्रुप कहलाते हैं। इसके बरअक्स यहाँ पे रेशियल ग्रुप दिया गया है। तो रेशियल ग्रुप जो है ए ग्रुप दैट इज़ सेट अपार्ट फ्राम अदर बिकॉज ऑफ ऑब्वियस फ़िज़िकल डिफरेंस। फ़िज़िकल जो डिफरेंसेस होती हैं उनको देख के जो ग्रुप बनाए जाते हैं तो वो रेशियल ग्रुप कहलाते हैं। जैसे कि एथनिक ग्रुप की मैं आप लोगों को एग्जांपल दे दूँ। एथनिक ग्रुप में कल्चर और कंट्री के ओरिजिन को, नेशनल ओरिजिन को देखा जाता है। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर अगर हम देख लें तो 6 मेजर एथनिक ग्रुप मौजूद है। पंजाबी हो गए, पश्तून हो गए, सराइकी हो गए, सिंधी हो गए, मुहाजिर हो गए, बलोची हो गए। तो ये 6 जो है वो मेजर एथनिक ग्रुप हैं पाकिस्तान के अंदर। अब हम देखते थे ना पंजाबी, तो उनका वो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका कल्चर जो है पंजाबी होगा, सेम होगा लोगों का आपस में, पंजाब के लोगों का जो मेन पंजाबी कल्चर होगा। इसी तरह पश्तून है, पश्तूनों का कल्चर जो है वो सेम है, वो एक बड़ा ग्रुप है, उनका जो कल्चर है वो सेम है। तो ये इनको हम एथनिक ग्रुप कहते हैं। और इसके अलावा रेशियल ग्रुप का मैंने जो आप लोगों को बताया उसमें हम फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं, फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक को। अभी देख ले स्टूडेंट्स, रेस और इथनिसिटी में फ़र्क भी यही है कि रेस के अंदर हम देखते हैं फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक को। जैसे हम देखते हैं ना, हम कहते हैं जो ब्लैक पीपल होते हैं उनको हम या तो ब्लैक पीपल कहते हैं या फिर उनको हम कहते हैं कि वाइट पीपल। जो यूरोपियन अमेरिकन वाले होते हैं उनको हम वाइट पीपल कहते हैं और जो अफ्रीकन अमेरिकन होते हैं उनको हम ब्लैक पीपल कहते हैं। तो यहाँ पे जो ब्लैक और वाइट पीपल हम कहते हैं उनके उनके स्किन को देख के, उनके फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक को देख के, तो ये फिर रेशियल ग्रुप कहलाएगी। ब्लैक पीपल का रेशियल ग्रुप, वाइट पीपल का रेशियल ग्रुप। लेकिन अगर हम ये कहें कि ये इतनी के लिए हम इनको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि लैटिन ज़बान बोलने वाले अमेरिका के अंदर जो लोग हैं वो ब्लैक पीपल को ये भी कहा जाता है। तो अगर हम कहें लैटिन अमेरिकन, तो लैटिन अमेरिकन जब हम कहें तो हम इनको इतनी के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर ब्लैक पीपल हम कहें तो हम इनको रेशियली रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
इंटरेस्ट ग्रुप की बात आ गई। इंटरेस्ट ग्रुप ए वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ सिटीजन हु अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसी, यानी लोग अगर आपस में वॉलेंट्रीली एसोसिएशन बना ले और पब्लिक पॉलिसी को चेंज करना चाहे, अपने फेवर में चेंज करना चाहे, तो वो इंटरेस्ट ग्रुप कहलाती हैं। जैसा कि अमेरिका के अंदर अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ डिसेबिलिटीज़, ये इसके नाम से एक बड़ा एसोसिएशन है जिसमें डिसेबल लोग जितने भी हैं वो अपने हक़ के लिए बात करते हैं, अपने हक़ मनवाते हैं। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड पर्सन हैं कि जो जितने भी रिटायर्ड लोग हैं वो अपने हक़ के लिए बात करते हैं। तो ये जो वॉलेंट्रीली एसोसिएशन बनते हैं लोगों के, तो ये इंटरेस्ट ग्रुप कहलाती हैं। और वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप जो है, those group that seek to control an existing system or activity from which they derive benefits, यानी कोई सिस्टम चलती आ रही है एक सोसाइटी के अंदर और उस सिस्टम से एक ख़ास ग्रुप ऑफ लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है और वो लोग मज़ीद कोशिश करते हैं कि ये सिस्टम जो है वो जारी रहे, कंटिन्यू रहे, ताकि हमें ऐसा ही फ़ायदा होता रहे। तो वो ग्रुप फिर वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप कहलाएगी। कास्ट क्या है? कास्ट हेरिडिटरी सिस्टम ऑफ रैंक, usually religious dedicated, they tend to be fight and immovable। अब देखिए स्टूडेंट्स, कास्ट केस्ट से ज़ात पात जो हम कहते हैं, ज़ात हेरिडिटरी सिस्टम होती है जिसमें डिफरेंट रैंक्स होते हैं, ख़ास करके रिलीजियसली डेडिकेटेड होते हैं, वो इमूवेबल होते हैं, चेंजेबल नहीं होते, कोई इसमें चेंज नहीं वो कर सकता, ला सकता। तो इसके लिए हम लफ्ज़ कास्ट यूज़ करते हैं। और क्लास जो है वो ए टर्म यूज्ड बाय मैक्स वेबर, क्लास का वर्ड भी सोशियोलॉजी के अंदर मैक्स वेबर ने ही फर्स्ट टाइम बोला था और कहा था कि ए ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव सिमिलर लेवल ऑफ वेल्थ एंड इनकम। वेल्थ एंड इनकम यानी इकोनॉमिक लेवल पे जो एक दूसरे के बराबर लोग होते हैं तो वो एक क्लास के लोग कहलाते हैं। और जो कास्ट है वो हेरिडिटरी सिस्टम पे डिपेंड करता है, जो हेरिडिटरी को इसमें देखते हैं और रिलीजियस को इसमें देखते हैं, लेकिन क्लास में इकोनॉमी और वेल्थ को देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये रेफरेंसेस है, ये यूनिट अगर आप लोग डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो इन रेफरेंसेस के थ्रू इनको डिटेल से पढ़ सकते हैं। आप लोगों का ये यूनिट कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में डाल लें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कोई और यूनिट आप लोगों का स्टार्ट करूंगी तो उसमें आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूंगी। देखिए इसमें लिखा है द बैड न्यूज़ इज़ टाइम फ्लाइज, द गुड न्यूज़ इज़ यू आर द पायलट। यानी बैड न्यूज़ ये है, बुरी खबर ये है कि टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा उड़ती है, बहुत तेज़ी से ख़त्म होती हैं, क्विकली वो चली जाती हैं, क्विकली मूव करती हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि पायलट आप खुद है, आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से टाइम को यूज़ करते हो। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।